सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आपका भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है तो ये सेशन आपको कंप्लीट साइंस का एक टूर दे देगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो देखा वही सिकंदर। तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपका पूरे के पूरा जो आपका साइंस का सिलेबस है वो आपके सामने रख देगा सर क्वेश्चन के माध्यम से। मेरे मित्र इस वीडियो के माध्यम से 26 और 27 नवंबर के जो टोटल शिफ्ट है आपका, टोटल 6 शिफ्ट, उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और बहुत ही मतलब फास्ट तरीके से, ताकि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एक बार में सर क्विक रिवीजन हो सके और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का, वो है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश है। 2R ओम, 3R ओम, फिर है 2/R ओम और R/2 ओम। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो सीरीज में जितने भी प्रतिरोध जुड़ेंगे उन सभी का समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सोन, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। और चूंकि दो प्रतिरोध R ओम का है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R प्लस R क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2R। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहेंगे गुरुजी, आपने कई बार बताया है कि जब भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, हम सभी क्या कहेंगे कि इसमें जो अभिक्रिया होती है वो आयनों के विस्थापन के चलते होती है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसकी प्रकृति अवक्षेपण वाली होती है। कैसी होती है? अवक्षेपण वाली होती है। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। नेक्स्ट मेरे मित्र योगज अभिक्रिया है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसमें सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा, A प्लस बी क्या करेगा, C का निर्माण करेगा। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, मेरे मित्र इस तरह का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। अपघटन रिएक्शन, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा सा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है, आप कहेंगे डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में जो प्रकाश की किरणें होती है वो लौट आती है, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नोन एज, आप कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पूछा जा रहा है कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। आप कहेंगे गुरुजी वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो क्या होती है, प्रकाश की किरण का मुड़ने का कारण बनती है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि आसमान में तारा आपको टिमटिमाता हुआ दिखता है, तो ये किसके वजह से, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का जो टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसके वजह से होगा, सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। मेरे मित्र सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो आपको आभासी अंतर पता चलता है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस पता चलता है, वो किसके वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग वायुमंडलीय प्रकीर्णन की बात करेंगे तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र जो आपका सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रक्त मतलब जो सूर्य है वो रक्ताभ जैसा दिखता है, यानी कि पूरा का पूरा लाल दिखता है, किस घटना की वजह से, वायुमंडलीय प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। अब हम सभी इसको बड़े ही धड़ल्ले से, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, क्या याद रखते हैं कि गुरुजी H2O में यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो भार के विचार से कितना होता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसका मास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है तो 16। अब 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। हम सभी कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
का जो भार के विचार से अनुपात होता है वो 1:8 होता है। और ये चीज हम लोग बड़े ही आम शब्दों में याद रखे रहते हैं, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। लेकिन मेरे मित्र एग्जामिनर क्या किया, तो सर इस बार क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। आपसे यह कहा गया कि जो आपका वाटर है वो 18 ग्राम ही है, इसमें आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सही अनुपात होगा भार के विचार से वो बताना है। तो हम लोग याद रखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का कितना है, तो सर 2 परमाणु है, ये कितना हो जाएगा सर 16:2। आपके ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो काट के वैल्यू नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग कहते हैं कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वाटर में 1:8 है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात वाटर में 16:2 है, तो ये चीज कहां से मिलता है, तो आप सभी कहेंगे प्राउस्ट के निश्चित अनुपात के नियम से। प्राउस्ट ने अपने निश्चित अनुपात नियम में क्या बताया था कि किसी भी यौगिक में जो उसके अवयवी तत्व होंगे वो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो मेरे मित्र ये जो आपका फ्रैक्शन है, जो अनुपात है, ये किस नियम को फॉलो करता है, आप सभी कहेंगे सर निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। किस नियम को, निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। और निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी कहेंगे प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार क्लोर एल्कली प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। Na2CO3, NaCl, NaOH प्लस Cl2, NaHCO3, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे Na2CO3 की बात की जा रही है, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण विधि कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण विधि कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि, इसी को मेरे मित्र हम लोग सॉल्वे मेथड भी कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि। अब मेरे मित्र नेक्स्ट है NaCl। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो NaCl है ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जैसे यौगिकों के लिए कच्चा पदार्थ, जैसे यौगिकों के लिए क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ। और साथ में मेरे मित्र ध्यान में रखना कि यहां पे किसकी बात की जा रही है, NaHCO3 की। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, आप कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी भी निर्माण विधि क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसकी भी निर्माण विधि जो है वो अमोनिया सोडा विधि ही है। क्या है, अमोनिया सोडा विधि ही है, अमोनिया सोडा विधि ही है। अब नेक्स्ट है मेरे मित्र यहां पे NaOH प्लस Cl2। NaOH क्या है, आप कहेंगे क्षार, और ये Cl2 क्या है, आप कहेंगे गुरुजी क्लोरीन। और मैंने आपको बताया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में क्षार मिले और क्लोरीन गैस मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, तो मेरे मित्र जो आपका NaCl है प्लस जो H2O है, इस दोनों NaCl प्लस H2O जब आपस में अभिक्रिया करती है, NaCl प्लस H2O जब आपस में अभिक्रिया करती है, सर कैसे अभिक्रिया करेगी मेरे मित्र, जब NaCl प्लस H2O के विलयन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, यानी कि विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो आपको क्या मिलता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, इसी रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, आप सभी कहेंगे NaOH और Cl2 को निर्माण करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा मेरे मित्र, NaCl प्लस H2O का इसका संतृप्त विलयन क्या कहलाता है, ध्यान में रखेंगे कि सर सोडियम क्लोराइड और जल का संतृप्त विलयन जो है वो ब्राइन का सॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि ब्राइन का घोल कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ब्राइन के घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बिल्कुल मेरे मित्र, याद रखेंगे
एक और सवाल जो आपको इस रिएक्शन से पूछा जाता है वो क्या है, तो सर क्लोरीन गैस किस आपको इलेक्ट्रोड पे देखने को मिलती है, तो सर क्लोरीन की प्रकृति नेगेटिव होती है, तो क्लोरीन आपको एनोड पे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबकि हाइड्रोजन की प्रकृति पॉजिटिव होती है, तो ये आपको सर कैथोड पे निकलता हुआ आपको प्रदर्शित होगा। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होता है, आप कहेंगे एनोड पर। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होता है, आप कहेंगे कैथोड पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सरल सा सवाल कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। मेरे मित्र, उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन की बात की जा रही है, आप कहेंगे दर्पण कोई हो, फॉर्मूला हम लोग m इक्वल टू माइनस v बटा u लेंगे, या फिर हम लोग आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला गुरुजी hi बटा ho लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए, तो मेरे मित्र ho कितना है 5 सेंटीमीटर, आवर्धन का वैल्यू कितना है गुरुजी 0.2, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है तो धनात्मक होगा। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई hi इक्वल टू व्हाट, क्या कहेंगे गुरुजी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा hi बटा ho, तो ho कितना है 5 सेंटीमीटर, आप कहेंगे कि hi इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 5। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 5 10 और ये 5 5 कैंसिल, कितना हुआ 1। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। मेरे मित्र, आपका जो फोर्स है वो कितना है 5 न्यूटन है, साथ में जो कार्य किया गया है वो कितना 5 जूल। तो क्या पूछा जा रहा है सर जी विस्थापन क्या होगा। आप सबों को मालूम है कि W इक्वल टू क्या होता है Fs, तो 5 जूल इक्वल टू आप कहेंगे 5 इंटू S इक्वल टू सर 5 बटा 5, यानी कि विस्थापन हमारा कितना हो गया 1 मीटर। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है। आप सभी कहेंगे अधातु जो द्रव की अवस्था में है वो है हमारा ब्रोमीन, और धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो हमारा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नहीं मेरे मित्र, विद्युत चुंबक का उपयोग कभी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए नहीं किया जाता है, मतलब पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। दूसरा है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में किया जाता है। नहीं, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो विद्युत चुंबक की बात की जा रही है तो विद्युत चुंबक को ही हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और ये एक ऐसा चुंबक होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबक का गुण आता है। जैसे ही विद्युत धारा खत्म, इसकी चुंबकीय गुण भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कहा जाता है। आप सभी कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरे मित्र दोनों ही कथन आपके क्या हैं, आप कहेंगे गलत। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है, नहीं होगा। कथन 2 सही है, नहीं होगा। ना तो कथन 1 और ना ही 2 सही है। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। ऑप्शन है तापमान में कमी, पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, पवन की चाल में वृद्धि, आर्द्रता में कमी। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं वाष्पीकरण की, किसकी बात करते हैं वाष्पीकरण की, तो आप सभी क्या कहते हो कि सर ये एक सतही घटना है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है सरफेस फिनोमिना है जो कि किसी भी तापमान पर संभव है। मतलब सर ये रूम टेम्परेचर पे भी संभव है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये धीमी प्रक्रिया है। क्या है एक धीमी प्रक्रिया है। साथ ही मेरे मित्र इस प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है ठंडक उत्पन्न होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये आपने कह दिया, लेकिन हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। मेरे मित्र वाष्प का बनना,
जब आपका जल यानी कि वाटर किसी भी टेम्परेचर पे धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है तो इस प्रक्रिया को इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। चूंकि ये द्रव के ऊपरी सतह से होता है, दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये एक सतही घटना है और संभव है कि सर ये किसी भी तापमान पे हो सकता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी। इसीलिए मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि ये सभी तापमान पर हो सकता है। और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आपका जो जल है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है सर, हमें ठंडक महसूस होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया ठंडक का कारण बनती है। सवाल यह है कि सर ये वाष्पीकरण की जो रेट है क्या किसी कारक से प्रभावित होती है? मेरे मित्र बिल्कुल होती है। आप सभी ध्यान में रखना कि वाष्पीकरण की दर बोले तो इवापोरेशन की रेट वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है किस किस कारक से? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। पहला कारण तो यह होगा तापमान। ध्यान रखिएगा कि अगर तापमान में वृद्धि हुई तो रेट ऑफ इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण दर, यहां पे मैं अगर वाष्पी दर लिख दूं तो आप सभी कहेंगे बढ़ेगा। और मेरे मित्र अगर तापमान में कमी हुई तो वाष्पीकरण की दर यानी कि वाष्पी दर आपका कम जाएगा। वाष्पी दर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। दूसरा है मेरे मित्र आपका सतही क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा कि सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा, वाष्पीकरण की दर घटेगा। जैसे कोई टॉवेल आप सभी यूज करते हैं, उसको आप पूरे फैला करके धूप में रख दो, जल्दी सूख जाएगा, और ऐसे ही नुरिया सुरिया के रख दो, आप कहोगे जल्दी नहीं सूखेगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आप कहेंगे वाष्पीकरण दर बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तीसरा मेरे मित्र ध्यान में रखना सतही क्षेत्रफल के अलावे पवन की चाल यानी कि वायु का वेग भी क्या करता है, वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता और घटाता है। अगर वायु का वेग बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, वायु का वेग घटेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी घट जाएगा। और साथ ही साथ मेरे मित्र आर्द्रता भी क्या करती है, ह्यूमिडिटी भी क्या करती है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। मेरे मित्र बरसात के दिनों में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, स्लो, जबकि गर्मी के दिनों में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति, जब मेरे मित्र किसी कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की उपस्थिति हो जाती है तो मेरे मित्र उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर कहते हैं। और जब वायु में वाटर की उपस्थिति नहीं होती तो उसको हम लोग अनह्यूमिड एयर कहते हैं। सिंपली मेरे मित्र आर्द्रता मतलब नमी, और नमी का मतलब पानी। अगर पानी क्या होगा हमारे वायुमंडल में होंगे तो आप कहेंगे वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी, और पानी नहीं होगा, ड्राई होगा एयर, तो आप कहेंगे वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो मेरे मित्र आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, आप कहेंगे वृद्धि करेगा। पवन की चाल में वृद्धि करेगा। आर्द्रता में कमी, वृद्धि करेगा। जबकि आर्द्रता में सर जो अगर वृद्धि होगा तो आप कहेंगे वाष्पीकरण की दर कमेगा। कहा जा रहा है कि वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है सर, तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि लेशमेनिया जो कालाजार का कारण बनती है, किसका? कालाजार का कारण बनती है। इसमें विखंडन, द्विविखंडन के थ्रू क्या होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। प्लाज्मोडियम जो कि आपका क्या कहलाता है, आप सभी कहते हैं, सॉरी मलेरियल पैरासाइट इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम को? मलेरियल पैरासाइट। और ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी। इसमें जो प्रजनन की विधि होती है वो क्या होती है, बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल डिफ्यूजन होता है। अमीबा में आप सभी कहते हैं गुरुजी बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविखंडन। और मेरे मित्र केचुआ आप कहेंगे गुरुजी इसमें विखंडन या अलैंगिक प्रजनन के थ्रू जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन का सबसे बेस्ट
एग्जाम्पल आप कहेंगे गुरुजी मडी वाटर यानी कि कीचड़ वाला पानी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। पहला है कि निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। मेरे मित्र बिल्कुल, आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन और निलंबन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है सर, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन किया जाता है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह बात बिल्कुल गलत है। निलंबन के कण को हम आंखों से देख सकते हैं। कीचड़ वाले पानी में जो सर निलंबित कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं वो तो ऐसे ही दिख जाते हैं। तीसरा है कि निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। निलंबन को अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो उसमें जो निलंबित कण है वो उसके तल में बैठ जाएंगे। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। गलत और गलत कौन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। आप कहेंगे पादप कोशिका में होगी, कवक कोशिका में होगी, जंतु कोशिका में होगी, लेकिन विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होगी, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर कोशिका सिद्धांत का अगर आपसे आप बात पूछ दे, अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु यानी कि वायरस है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। मेरे मित्र इसमें से बहुत सारे छात्र गलती करके आए हैं और ध्यान में रखेंगे, इसके लिए आपको एक डायग्राम अपने माइंड में सेट रखना होगा और वो डायग्राम आप सभी का आपके सामने है। क्या है सर, तो ध्यान देंगे कि ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये जो हमारा न्यूरॉन है जिसको मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे, इस न्यूरॉन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये पूरी गोल वाली संरचना सेल बॉडी या सोमा कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर कोशिकाएं काय बोलते हैं, या हम लोग इसको सर साइटोस्टोम भी बोलते हैं। तो मेरे मित्र ये जो सेल बॉडी या सोमा है, ये यहां पे सर जो मौजूद देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और जो एक लंबी डेंड्राइट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और यहां पे कटा हुआ एरिया नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर से एक लेयर, इसको हम लोग स्वान सेल बोलते हैं। और मेरे मित्र ये लास्ट में जो आप यहां पे देख रहे हो इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। अब याद रखिएगा कि न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम होता है संवेदनाओं को ट्रांसफर करना। अब मेरे मित्र ये जो डेंड्राइट्स है ये विभिन्न संवेदी अंग जैसे कि आपका त्वचा हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, इन सभी से ये क्या करती है, संवेदना को ग्रहण करती है। और ये डेंड्राइट संवेदना ग्रहण करने के बाद किसको देती है सर, इस सेल बॉडी को देती है। अब यहां पे संवेदनाएं किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलती है। और फिर वो मेरे मित्र इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन के थ्रू क्या होती है, इस एक्सॉन टर्मिनल के होते हुए सर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है। तो जो आपसे सवाल करा गया है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो सूचना किसको मिल रही है सर, डेंड्राइट्स को। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक्सॉन, तो आप सभी कहेंगे सर जो सेल बॉडी में सूचनाएं होती है वो किसके थ्रू प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे तंत्रिकाक्षी यानी कि एक्सॉन के द्वारा। और मेरे मित्र इसके बारे में आप सभी ये ध्यान में रखेंगे क्या कि सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन में, सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन में संवेदना, या आप सिंपल लिख लो सर, सेल बॉडी से संवेदना का संवहन एक्सॉन के थ्रू होता है, एक्सॉन के द्वारा होता है। ठीक है, सेल बॉडी से संवेदना का संवहन किसके द्वारा होगा, एक्सॉन के थ्रू होगा। और संवेदना ग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा, डेंड्राइट्स के द्वारा। संवेदना ग्रहण किसके द्वारा क्या किया जाएगा, आप कहेंगे डेंड्राइट्स के द्वारा। और सेल बॉडी में क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे संवेदना किस में बदलेगा, तो आप सभी कहेंगे संवेदना आवेग में बदलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदले, आवेग होगा यहां पे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलेगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके ऑप्शन में सिनेप्स भी है। तो ये सिनेप्स क्या है मेरे मित्र, यहां पे ये जो आप एक्सॉन टर्मिनल देख रहे हैं,
तो मैंने बताया कि ये एक्सॉन जो है इससे सेल बॉडी से संवेदना का संवहन होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। किसको सर? दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होने के लिए। तो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है वो इसी एक्सॉन टर्मिनल के पास कनेक्ट होता है। तो मेरे मित्र डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल का जो कनेक्शन है, मतलब एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ाव वाला जगह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, यानी कि अंतर्गठन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बताओ, ना कहे ना बनेगा, क्या कहोगे? गुरुजी 4 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि अदर देन नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। सवाल यह है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा अन्य तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? मेरे मित्र, मैंने आपको बताया है कि अगर हम अपने बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय की। किसकी? नियंत्रण एवं समन्वय की। तो हमारे बॉडी में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो सर किसके थ्रू होता है? तो आप सभी कहते हैं सर दो स्थिति में होता है। पहला तो हमारे बॉडी में नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या मौजूद है? आप सभी कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या मौजूद है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और दूसरा क्या होता है? तो सर रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये जो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय है, यह रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके थ्रू होता है? हार्मोन के थ्रू होता है। और ये हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? सर इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा अन्य तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है, आप सभी कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो सर वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। श्वसन तंत्र सर हमारे शरीर में जो पाचित भोजन है उससे ऊर्जा निष्कासन करवाने का कार्य करता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध एयर टाइट तरीके से बंद कर दिया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। इसलिए उछल जाती है कि सर जैसे ही खाली बोतल जो एयर टाइट है उसको आप पानी में नीचे धकेलते हो तो आपके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल, या आप कह सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है नीचे जाने के लिए मेरे मित्र, उससे ज्यादा उस बोतल पर सर पानी के द्वारा उत्प्लावन बल यानी कि बियांसी फोर्स लगता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम किसी भी द्रव में सर क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को डुबोने की कोशिश करेंगे तो द्रव के द्वारा क्या होगा? एक बल लगेगा ऊपर की ओर। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? बुयांसी फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो मेरे मित्र गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा अगर उत्प्लावन बल होगा तो आप कहेंगे वस्तु जो है वो पानी में न डूबेगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो ऊपर फेंक देगा। तो आपका क्वेश्चन वही है और ऑप्शन समझिएगा कह रहा है कि बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। बिल्कुल नहीं, अगर अधिक होगा तो बोतल सीधे नीचे चल जाएगा, डूबिए जाएगा। चला पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाते हैं, ये भी बात नहीं है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर है, नहीं मेरे मित्र। बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? मेरे मित्र वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी त्वरण कहते हैं। और a इक्वल टू क्या होता है? dv बटा dt। चाल स्पीड इक्वल टू आप कहते हैं डिस्टेंस बटा टाइम होता है। वेग वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम लिखते हैं। और d इक्वल टू क्या लिखते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी s इंटू टी लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, यहां पे चला सुक्रोज होगा,
और फिर है स्टार्च। क्या कहेंगे कि गुरुजी पूछा जा रहा है कि पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो पौधे में जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में स्टोर होता है। तो यही स्टार्च किस रूप में काम करता है? आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। ग्लाइकोजन, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जंतुओं में संचित ग्लूकोज किस रूप में होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में पौधे की बात की जा रही है, और ये पौधे जो होंगे वो एक कोशिकीय नहीं होंगे, क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। तो यहां से आपका सर 26/11 का पहला शिफ्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला सवाल आपका 26/11 सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि अभिक्रिया Fe+H2O Fe3O4+H2 के लिए सही संतुलित समीकरण विकल्प चुनिए। मेरे मित्र अगर आप द लॉजिकल साइंस परिवार के छात्र हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। क्या कहेंगे कि गुरुजी हाल फिलहाल ना बताए हैं कि लोहा के 3 परमाणु वाटर के 4 अणु के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4+4H2 का निर्माण करेगा, और ये रिएक्शन हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ऐसे भी सर ये चीज हमें याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों परमाणु की संख्या को काउंट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, यहां पे चयन कोलिग लिख दिया गया है, चयन कीजिए होगा, चयन कीजिए। पहला है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है, बिल्कुल सही है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है, बिल्कुल गलत है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, गलत है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है, गलत है। क्या है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो सर प्रतिरोध होता है उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व का मतलब ही क्या होता है कि सर किसी भी वस्तु द्वारा अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। और जड़त्व का संख्यात्मक मान आप कहेंगे सर रिसेंटली बताया है, वस्तु का द्रव्यमान होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सर इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी वस्तु के गति के चलते उसके अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसी वस्तु के उसके विराम में परिवर्तन ला रहे हैं तो वहां जो जड़त्व उत्पन्न होगा उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। और मेरे मित्र डायरेक्शन चेंज करने से जो आपका व्यक्ति या आप कह सकते हो वस्तु में झुकाव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, कभी नहीं हो सकता है। मेरे मित्र किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ के कण की मात्रा है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण का विरोध करता है। जबकि मेरे मित्र जो भार होता है ये किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके भार समान होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, यह बात बिल्कुल सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, यह बात भी सही है। तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही होगा? कथन 1 और 2 नहीं, कथन 3 सही है नहीं, कथन 2 और 3 सही है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि भार किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है। और मेरे मित्र अगर गुरुत्व त्वरण में घटोतरी बढ़ोतरी होगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो भार है उसके मान में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लेशमेनिया कालाजार का जो कारण बनता है द्विविखंडन होता है, बिल्कुल बात सही है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, सही है। सर खमीर में मुकुलन होता है, यह भी बात सही है। हाइड्रा में बहुविखंडन होता है, यह बात गलत है। हाइड्रा में अगर प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो किसके थ्रू? तो सर या तो मुकुलन के थ्रू या फिर रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन के थ्रू, या फिर रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन के थ्रू। तो गलत युग्म का चयन कीजिए। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी गुरुजी गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को दर्शाता है। कहेंगे गोलीय दर्पण की बात करी जा रही है तो 1/f = 1/v + 1/u होगा। सर इसमें माइनस लगा हुआ है, नहीं होगा। इसमें भी माइनस
लगा हुआ है, नहीं होगा। इसमें बटा लगा हुआ है, नहीं होगा। ले दे के बच जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो सीधे टिक करेंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि 10 आवर में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी। मतलब कितना एक समान चाल से चलेंगे तो 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय कर लेंगे। आप कहेंगे सर ये तो कोई और मतलब एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो 600 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे 10 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन में कभी भी आयन ही नहीं होता है। छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, इसलिए मेरे मित्र कार्बन जो है वो एक स्थिर यौगिक बनाता है। कह रहा है कि बड़े साइज के कारण कार्बन का साइज बड़ा नहीं होता। उच्च पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को अधात वर्धनता मैलेबिलिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यह गलत है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब यहां पे सुचालक ना होकर के क्या होता, कुचालक, तब यह स्टेटमेंट सही होता। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, यह भी सही है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, यह भी सही है। कौन सा कथन गलत है, तो सर ऑप्शन नंबर बी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, मेरे मित्र बिल्कुल सही है कि किसी भी अगर चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब तक उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वो चुंबक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है, यह बात गलत है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाएगा तो वहां पर सर बल का अनुभव होगा, मतलब आप कहेंगे कथन एक सही है केवल सर, बिल्कुल मेरे भाई सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा। तो मेरे मित्र कॉपर ऑक्साइड और साथ में HCl अभिक्रिया कर रही है, ये अगर अभिक्रिया करेगी तो COCl2 प्लस H2O का निर्माण करेगी। अब यहां पे सर कॉपर की वैलेंसी 2 होगी, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड। क्या कहेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब ये कॉपर 2 क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जल में तो ये कैसा होगा, नीला हरा रंग का होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से रंगहीन विलयन बनता है, नहीं। कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से हरे रंग का विलयन बनता है, नहीं। कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कॉपर 3 क्लोराइड तो हमारा बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर कंस्टिट्यूट द। मेरे मित्र हमारे बॉडी में जो ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कोड है ये साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र आप कहेंगे सर मेरु कोशिका और जो हमारा कपाल कोशिका होती है, ये दोनों मिलकर के क्या करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अंतःस्रावी तंत्र अब कहेंगे इंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है। ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र आप कहेंगे प्राणुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। मेरे मित्र रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में यह बात बताया था कि परमाणु जो है उसका आकार गोलीय होता है और इसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें कौन मौजूद होता है, सर प्रोटॉन, और इसीलिए नाभिक धनावेशित होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, इस बात की चर्चा भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में की गई है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करते हैं, इस बात की चर्चा सर रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में नहीं की गई है। रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किस तरह से चक्कर लगाते हैं। इस बात का खुलासा किसने करा, सर बोर साहब ने करा। किस थ्योरी पे बेस पे, तो उन्होंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बेस पे बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है, और उस कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। फिर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। मेरे मित्र जो रदरफोर्ड का अपना पोस्टुलेट था उसमें कहीं ना कहीं रदरफोर्ड यही कह रहे थे कि चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चारों ओर का मतलब वृत्ताकार, वो दीर्घ वृत्ताकार की बात नहीं किए थे।
तो आप सभी कहेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। मेरे मित्र हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। रेलवे इसका आंसर सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। सर हरित लवक क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर, पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जबकि मेरे मित्र पत्ती क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्यों? क्योंकि सर पौधे के पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है सर, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स है। अब केंद्रक आप कहेंगे पूरे कोशिका पर नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम कहेंगे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, इससे पहले वृद्धि होती है और फिर कुछ समय पश्चात कमी हो जाती है। विसरण की दर पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। आप कहेंगे विसरण क्या होता है सर। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि किसी भी गैस का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब सवाल यह है कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा तो या तो यह तेजी से जा सकता है या धीरे धीरे जाएगा। अब तेजी और धीरे धीरे से कैसे जाएगा। मेरे मित्र आप सभी अगर मतलब अच्छे खाने के शौकीन होंगे तो खाना की खुशबू से पता लगा लेते होंगे कि आज घर में क्या बना है। तो मेरे मित्र किचन से जो आपके घर में घुसने के साथ ही खाने की खुशबू आती है, वो खुशबू आपके पास तक कैसे पहुंच पाती है सर, विसरण के वजह से, यानी कि डिफ्यूजन की वजह से। चूंकि जब खाना बन रहा होता है तब वो खुशबू आपको मिलती रहती है, लेकिन जैसे ही खाना बनना बंद हो जाता है, खाना आपका पैक हो गया या खाना ठंडा हो गया या कोई ऐसा खाना है जो ठंडा हो गया उसको आप निकाल रहे हैं तो उससे खुशबू नहीं आती है। मतलब मेरे मित्र जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो आपका टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के केस में गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी पास किए हुए रहते हैं अपने पे। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा उसमें पहले से रहता है। हम टेम्परेचर देकर के उसकी गतिज ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि सर ताप बढ़ाने से जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में किया जाता है मेरे मित्र, एरोसोल स्प्रे में भी होता है और ग्राइंडर में सर सीएफसी का उपयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र इसका भी आंसर जो है वो रेलवे क्या कर रही है, गलत दे रही है, तो ध्यान में रखिएगा इसका सही आंसर ग्राइंडर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य। तो आप कहते हो V इक्वल टू गुरुजी W/Q होता है, तो W इक्वल टू हम लोग क्या कह देंगे, चला VQ। विभवांतर कितना है सर जी, विभवांतर 5 है और हमारा आवेश कितना है 10 कूलम, तो ये कितना हो गया 50 जूल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होगा। आप कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा, बाद बाकी और कोई हमें देखना ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। पहला है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल करता है सर। जितने भी ऊर्जा रूपांतरण डिवाइस हैं वे सब के सब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य कर रहे होते हैं। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता और ना ही नष्ट। और वही कथन 2 में कहा जा रहा है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। और मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कथन 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ना तो कथन 1 और ना ही 2 सही है, केवल कथन 1 सही है। आप कहेंगे गुरुजी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। मेरे मित्र प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखना। इसका मतलब होता है जीव द्रव। क्या होता है, जीव द्रव। और ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि कोशिका द्रव प्लस नाभिक, या आप कह सकते हो केंद्रक।
कोशिका द्रव प्लस केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसकी खोज या जिसके बारे में किसने बताया? पुरकिंजे ने बताया। कोशिका की खोज या आप कह सकते हो मृत कोशिका की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे रॉबर्ट हुक ने करा। या फिर कोशिका की खोज किसने करा? आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने करा। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी और मेरे मित्र रॉबर्ट ब्राउन ने, आप सभी याद रखेंगे, कोशिका के केंद्रक की खोज करा। और वर्चो ने क्या करा था? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि वर्चो ने बताया था कि एवरी सेल आर रिफॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि प्रत्येक सेल का निर्माण या आप कह सकते हो प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का किसने गढ़ा? आप सभी कहेंगे गुरुजी पुरकिंजे ने गढ़ा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 28 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 52 नैनोमीटर से छोटा, व्यास में 100 नैनोमीटर से छोटा। क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी बिलियन होगा उसके जो उसमें मौजूद कण होंगे उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सर 26/11 का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कि कौन सी विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपभोग की दर को दर्शाती है? मेरे मित्र विद्युत ऊर्जा की क्षय या उपभोग की दर, आप सभी कहेंगे गुरुजी विद्युत शक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आप सभी कहते हैं इसको W/T लिखते हैं, W/T, या फिर ये जो हमारा W है इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सर कार्य या ऊर्जा के सेंस में लेते हैं, कार्य या ऊर्जा के सेंस में। तो मेरे मित्र ऊर्जा में व्यय की दर या कार्य में व्यय की दर, आप सभी कहेंगे गुरुजी शक्ति कहलाएगा। उष्मीय ऊर्जा का फॉर्म H=I²RT होता है। विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में ही मिलेगी आपको, और विभवांतर V=W/Q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य आप कहेंगे W=Fs होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी के लिए S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। तो मेरे मित्र सिंपल है कि जो हमारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? सर बल गुना विस्थापन यानी कि Fs के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, यह भी सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, नहीं मेरे मित्र। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की जो अम्लता होती है उसको उदासीन करने के लिए किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का नहीं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, यह बात भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है गलत कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? मेरे मित्र मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदभी जालिका होती है, यह अंतःप्रदभी जालिका क्या करती है? तो सर पूरे कोशिका के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वहां पे जरूरी पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है। और साथ ही मेरे मित्र इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं? हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं। तो सवाल करा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हरित लवक आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेल्स के रूप में जाना जाता है, और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन के रूप में आप कहेंगे लीफ ऑफ प्लांट। अब सूत्रकणिका आप कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, और लाइसोसोम आप सभी जान ही रहे हैं। नेक्स्ट
कि रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहां लाता है? मेरे मित्र, रक्त से शेष भागों से सर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए ये सर कहां पे लाएगा? श्वसन का जो तंत्र होगा वहां पे लाएगा, और श्वसन के तंत्र में एल्वियोली यानी कि कुपिका मिलेगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। मेरे मित्रों, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है और निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, तो व्यक्ति किससे पीड़ित है? आप सभी कहेंगे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि सर दृष्टि दोष में तो उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को देखता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को देखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो आप कहेंगे दूरदृष्टि दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। क्या करना होगा? उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। निकट दृष्टि दोष में आप कहेंगे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शिता, जिसको हम लोग जरा दूरदर्शिता, तो हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, बाइफोकल लेंस, दोनों ही लेंस का उपयोग किया जाएगा, उत्तल और अवतल दोनों का। अगला कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? बताइए ना, बनेगा FeSO4 को जब हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो मेरे मित्र, आपके पहले ऑप्शन में केवल फेरिक ऑक्साइड बनेगा? नहीं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तिलचट्टा, मेढक, केचुआ, आप कहेंगे गुरुजी हाइड्रा जो है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी आपने कई बार बताया है कि जो ट्रैकिड और ट्रैकिया होता है, वाहिका और वाहिनिका होता है, ये जल संवहन का चैनल बनाता है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखेंगे फ्लोएम किसका संवहन करेगा? आप कहेंगे भोजन और हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परनोद T, दाब P और क्षेत्र A के बीच क्या संबंध है? आप सभी कहते हैं गुरुजी प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट बटा एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट बटा एरिया। तो थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे प्रेशर इनटू एरिया। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परनोद T, दाब P और क्षेत्र A के बीच क्या संबंध है? आप सभी कहेंगे गुरुजी T इक्वल टू P इंटू A का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? मेरे भाई ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव होगा, ये फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र क्या है? अवतल दर्पण के सामने। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये फोकस और ये सर वक्रता केंद्र, परावर्तन इधर से होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां होगी? दर्पण के पीछे। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, ये कौन सा नियम कहता है? आप सभी कहेंगे द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत कहता है, और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के चलते ही हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं गुरुजी? संतुलित भी करते हैं। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये चार्ल्स का नियम क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग गैसियस लॉ के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि इसको हम लोग गैसीय नियम के अंतर्गत देखते हैं। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स अगर दाब को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो सर किसी गैस का जो आयतन होगा वो ताप के समानुपाती होगा। और मेरे मित्र V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2 हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट उष्मा गतिकी का नियम, तो ध्यान में रखेंगे उष्मा गतिकी के दो नियम हैं। कितने हैं? दो। जो पहला लॉ है यानी कि फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र जो दूसरा लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इंथैल्पी के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसका सही आंसर मेरे मित्र द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सही है। अगला
क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं। मेरे मित्र, प्रतिवर्ती चाप जो है वो तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु में बनता है। कई सारे मित्रों के मन में आएगा कि गुरुजी ये होता क्या है, तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसके विपरीत में हम लोग क्या करते हैं या हमारे बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है सर, एक्शन किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप शांति से पढ़ रहे हैं, अचानक से सांप गिर जाए, क्या कहिएगा? तुरंत से उछल के भागेंगे, एक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे यहां पे कोई गर्म केतली है और अगर आप हाथ लगाओगे तो आपकी जो त्वचा है उसमें रिसेप्टर्स मौजूद है और वो क्या करेंगे सर, उस उष्मा को फील करेंगे तो आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि चला वहां पे गर्मी लग रहा है, हाथ हटा लो नहीं तो कुछ देर के बाद जल जाओगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रेन के थ्रू मैसेज गया उसमें मेरे मित्र ब्रेन के पास मैसेज गया, उसमें मेन रोल किसका होता है? मेरुरज्जु, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड कहते हैं। ध्यान रखेंगे मेरे मित्र कि किसी भी संवेदना को हमारा जो ग्राही अंग होता है सर, उसको क्या करता है सर, मतलब रिसीव करता है और सर वो संवेदना उस न्यूरॉन के हिसाब से, मतलब जो सेंसरी मोटर होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, उसके थ्रू वो कहां जाता है सर? हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है और फिर वहां से जो ब्रेन को आदेश दिया जाता है कि यहां हटा लो, अगर बहुत ठंडा है तो थोड़ा सा रहने दो। मेरे मित्र, ये आपका कौन सा होता है? मोटर नर्व्स होता है और उस हिसाब से हमारी मसल्स क्या करती है? कार्य करती है। तो पूरा का पूरा रोल किसका है? मेरुरज्जु का। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि एक गतिमान होगा, यहां पे चला, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करती है, पर सेकंड 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो मेरे मित्र अगले सेकंड में भी 10 मीटर करेगी। तो आप सभी कहेंगे कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सर सीधी रास्ते पे सर समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करेगी तब उसकी गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, यानी कि एक समान गति कहा जाएगा। और अगर नहीं करेगी, आप सभी कहेंगे गुरुजी असमान गति का उदाहरण होगा। मेरे मित्र, वृत्तीय गति आप सभी ध्यान में रखना कि अगर कोई वस्तु या पिंड या कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है तो मेरे मित्र उसका गति क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? आप सभी कहेंगे निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? मेरे मित्र क्या कहेंगे? बामहस्त नियम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल गुरुजी ये है और आपने बताया है FBI, मतलब अंगूठा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, जो हमारा तर्जनी है ये सर किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा है आप कहेंगे विद्युत धारा की दिशा को। तो कहा रहा है कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? आप सभी कहेंगे सर विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सर तर्जनी जो है वो दर्शाती है, और बल की दिशा आप कहेंगे गुरुजी अंगूठा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? अंगूठा के द्वारा दर्शाया जाता है, FBI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां यानी कि वेरीगेटेड लीव्स होती है? ध्यान रखिएगा, वेरीगेटेड लीव्स किसको बोलते हैं? वैसा पत्ती जिसमें एक से ज्यादा रंग मौजूद हो, वैसा पत्ती जिसमें एक से ज्यादा रंग मौजूद हो, मेरे मित्र उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लिप्स कहते हैं। और अगर आप क्रोटन के लिप्स को देखेंगे तो उसमें आप क्या पाएंगे कि सर हरा भी है, पीला भी है, उजला भी है, इसलिए क्रोटन का लिप्स क्या कहलाएगा? वेरीगेटेड लिप्स कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहां पे ऑप्शन में एक चीज मिस हो गया। यहां पे 1 वायुमंडलीय दाब होगा, यहां पे 3 वायुमंडलीय दाब होगा, यहां 4 और 5। और याद रखिएगा कि ठोस CO2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस सब्लिमेशन के प्रोसेस को शो करती है, ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया को शो करती है। इसीलिए जब आपके ठोस CO2 को एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या किया जाता है? दबाया जाता है, तो ये बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में चली जाती है? सर गैसीय अवस्था में। तो हमारे लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडलीय
एक वायुमंडलीय तक कम करने पर सर ये क्या होता है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि एस्पेचुला में नैप्थलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है। एस्पेचुला लैब में यूज होने वाला एक यंत्र है जिसके थ्रू किसी चीज को पकड़ा जाता है या किसी चीज को रोका जाता है। और नैप्थलीन बॉल ये क्या है सर, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, असंतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब असंतृप्त कोई कंपाउंड जलेगा तो कौन सी ज्वाला उत्पन्न होगी, पीली ज्वाला उत्पन्न होगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मेरे मित्र आपका 27 नवंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, आर का मान डैश है। ऑप्शन है 7 ओम, 5 ओम, 2 ओम और 1 ओम। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है तो हम सभी कहेंगे कि आर एस इक्वल टू हमारा R1 प्लस R2 होगा। अब हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, यानी कि RS हमारा 7 है और एक पहला प्रतिरोध R है और दूसरा प्रतिरोध हमारा सर 5 ओम है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा, 7 माइनस 5। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी R का वैल्यू 2 ओम होगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। मतलब मेरे मित्र आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके बॉडी में ऐसा कौन सा रिसेप्टर्स है जो स्वाद को पहचानने में मदद करता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो रसग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो सर टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपको कहां मिलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी जीभ जो है उससे हमें किसी भी चीज का स्वाद पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीभ के द्वारा हमें टेस्ट पता चलता है और उसमें क्या है रिसेप्टर्स, आप कहेंगे गस्टेटरी। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अब है घ्राणग्राही यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। मेरे मित्र याद रखिएगा घ्राण का मतलब क्या होता है, सूंघना। घ्राण का मतलब क्या होता है, सूंघना, यानी कि आप कह सकते हो स्मेलिंग। मेरे मित्र आप किसी भी चीज को सूंघ के जो पहचानते हो ये किसके कारण, तो आप सभी याद रखेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के कारण, यानी कि घ्राणग्राही के कारण। नेक्स्ट मेरे मित्र प्रकाशग्राही किसी भी चीज को देखने के लिए इनेबल बनाता है। किसी वस्तु को देखने हेतु इनेबल कौन करता है आपको, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाशग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर्स। और कौन आ जाएंगे सर, आप कहेंगे आंख। और ध्वनिग्राही की आप बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कान आ जाएगा। इसके थ्रू क्या होता है, साउंड को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। तो ये जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं इसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे गस्टेटरी का स्वाद बताना, घ्राण सूचक का स्मेल बताना, प्रकाश का किसी वस्तु को देखना, ध्वनिग्राही का किसी भी आवाज को सुनना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग डीएनए की बात करते, किसकी, डीएनए की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मेरे मित्र इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोटीन के निर्माण के लिए सभी सूचनाएं होती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, तो पहला है आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल, फिर है फॉस्फोलिपिड, फिर है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहां पे होगा कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी क्या कहेंगे कि ये ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। क्या है, ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ, ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो आप सभी कहेंगे डबल हेलिकल होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आप सभी याद रखेंगे डबल हेलिकल होती है। जबकि राइबोन्यूक्लिक अम्ल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसकी संरचना कैसी होती है सर, सिंगल हेलिकल होती है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, चिकनी पेशी, अमीबा। क्या कहेंगे कि गुरुजी अमीबा का जो शरीर है वो एक कोशिका का होता है। तो जाहिर सी बात है
कि हमसे जो यहाँ पे सवाल करा जा रहा है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, और हम सबों को अमीबा के बारे में पता है कि अमीबा अपने बॉडी का जो पोजीशन है उसको लगातार अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी अमीबा का बॉडी का आकार क्या होता है, बदलते रहता है। तंत्रिका कोशिका कहां मिलेगा, आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र में मिलेगा। और ये स्मूथ मसल्स, चिकनी मसल्स, आप सभी कहेंगे गुरुजी रेखित पेशी, और स्मूथ मसल्स जिसको हम लोग चिकनी पेशी कहते हैं, और कार्डियक मसल जिसको हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। ये सब के सब क्या है सर, मांसपेशी के प्रकार हैं जो कि अलग अलग आप कह सकते हो सेल से बने होते हैं। और आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा है कि अगर हम लोग बात करते हैं चिकनी पेशी की सेल की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका सेल स्पिंडल शेप वाला होता है, यानी कि तर्कुकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है। टिक, मेरे मित्र प्लांट होता है ये, केचुआ, आप कहेंगे अर्थवर्म, प्लेनेरिया, जोंक। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम लोगों ने प्लेनेरिया के बारे में कई बार पढ़ा है कि प्लेनेरिया में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन के थ्रू होती है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं, न तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं और न ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल आर ऑफ टू टाइप्स। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक्स, एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। और आप सभी क्या कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो अनडेवलप्ड सेल होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक जो होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इसमें झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है, पूरी तरीके से विकसित कोशिका होता है, और इसमें इसका केंद्रक भी विकसित होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, आप सभी कहेंगे केवल प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि 2 वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे कहा जा रहा है स्वतंत्र होता है, नहीं होगा। दूसरा है 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बिल्कुल सही है। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। आप कहेंगे ये भी सही है। तो सही में सही आपका कौन सा है, आप कहेंगे 2 और 3। देख लीजिए मेरे मित्र आपके किस ऑप्शन में है, 1 और 2 सही है, नहीं 1 2 नहीं होगा मेरे मित्र, यहां पे 2 और 3 सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1 N2 और N3 है, तो आपका एक क्रम दिया हुआ, उस क्रम में आपको बताना है। मेरे मित्र ऐसे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हवा, पानी और क्राउन कांच की तुलना की जाएगी तो सबसे ज्यादा विरल माध्यम कौन सा होगा, आप कहेंगे हवा होगा। और मेरे मित्र चूंकि ये प्रकाश तब विरल होगा तो हम क्या कहेंगे, इसकी अपवर्तनांक अन्य की अपेक्षा कम होगी। और मेरे मित्र याद रखिएगा आप सभी कि अगर हम लोग बात करें अपवर्तनांक की, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और उसमें भी किसका, आप सभी याद रखेंगे वायु, एयर का, तो कितना होता है 1.003 होता है। अगर हम लोग बात करते हैं पानी की अपवर्तनांक की तो कितना होता है 1.33। और अगर हम लोग बात करते हैं क्राउन कांच के अपवर्तनांक की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.48 से 1.61 के बीच का होता है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक क्राउन कांच का है और सबसे कम अपवर्तनांक सर वायु का है। तो इसमें सबसे कम आप कह सकते हो कि विरल, सबसे ज्यादा विरल माध्यम कौन सा होगा, आप कहेंगे सर वायु होगा। और सबसे ज्यादा सघन माध्यम आप कहेंगे क्राउन कांच होगा। तो मेरे मित्र अगर आप सही क्रम को देखेंगे तो N1 को क्या दर्शाया गया है, N2 और N3 से छोटा दर्शाया गया है। बहुत ही सही है, क्यों, क्योंकि N1 का जो अपवर्तनांक है वो सर पानी और क्राउन कांच से क्या है, बिल्कुल ही कम है। और मेरे मित्र N2 का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, N3 से कम है, पानी का अपवर्तनांक कांच से कम है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी में N1 बराबर N2 कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। N1 इज ग्रेटर देन, बिल्कुल ग्रेटर देन नहीं होगा। लेसर देन और इक्वल्स टू ना, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। मेरे मित्र बिल्कुल ही सही है कि आजकल जो भी वाहन है उसमें बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं और वहां पे मेरे मित्र बैटरी से भी चालित है, इलेक्ट्रिक और आपका प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी से भी चालित है। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है अगला कि अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। मेरे मित्र ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी गैस को अगर सिलेंडर में भरा जाएगा तो उसका संपीड़न करके ही भरा जाएगा। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे बिल्कुल सर। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है। अगर संपीड़ित नहीं होगी तो वो फिर सिलेंडर में कैसे जाएगी। इसीलिए जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आप सभी कहेंगे अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, ये बात जो कहा जा रहा है ये गलत है और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है। पहला है कि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध और प्रबल अंतराण्विक बल भी होता है। दूसरा है अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। अणुओं के भीतर दुर्बल सहसंयोजक आबंध किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। अणुओं के भीतर प्रबल अंतराण्विक बल किंतु सहसंयोजक आबंध दुर्बल होता है। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको यह पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है। जैसे मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CH4 की, तो इसमें सहसंयोजी रूप से जुड़े हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कोवैलेंट बॉन्ड बना है इसके बीच में। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो क्वथनांक होता है वो कम क्यों होता है। अब किसी भी चीज का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है, पहले तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। आप सभी ध्यान में रखना कि क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि सर वैसा ताप जिस पे कोई भी चीज हमारा क्या हो जाए सर उबलना प्रारंभ कर दे। और मेरे मित्र उबलेगा कैसे, तो सर जब उस पदार्थ के सभी कणों के बीच में लग रहे अंतराण्विक आकर्षण बल पूरी तरह से खत्म हो जाए। मतलब ये हुआ मेरे मित्र कि अगर आप किसी सॉलिड को उबालना चाहते हो तो किसी लिक्विड की अपेक्षा आपको सॉलिड में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि सर सॉलिड के कण जो हैं वो लिक्विड की अपेक्षा अपने अणुओं के साथ बहुत ही मजबूत आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं। तो उस आकर्षण बल को तोड़ने में हमें क्या होगा सर, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो जाहिर सी बात है हम सभी क्या कहेंगे कि सर इसकी क्वथनांक ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे ठोस की अपेक्षा किसी द्रव में बात करें तो आप कहेंगे सर द्रव में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए द्रव ठोस की अपेक्षा कम ताप पर उबलना शुरू कर देता है। तो पूरा का पूरा खेल क्या है, तो सर किसी पदार्थ के कणों के बीच में जो लग रहे अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उसका खेल है। तो सवाल आपसे यही है कि सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है। इसलिए मेरे मित्र कि सहसंयोजक बॉन्ड तो इसके सर अस्थायित्व के लिए सर पूरी तरीके से उपयोगी है, लेकिन इसके अणुओं के बीच में क्या होता है, दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिस वजह से इसकी क्वथनांक क्या होती है, कम होती है। अगर ये मजबूत होता तो आप कहते ज्यादा होती है। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध और प्रबल अंतराण्विक बल भी होता है। मेरे मित्र प्रबल नहीं होता है, दुर्बल अंतराण्विक बल होता है। फिर है कि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल सही है। तीसरे में कहा जा रहा है अणुओं के भीतर दुर्बल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। नहीं मेरे मित्र, ये प्रबल सहसंयोजक बल होगा, कोवैलेंट बॉन्ड की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी, जबकि अंतराण्विक आकर्षण बल की जो क्षमता होगी वो दुर्बल होगी। अणुओं के भीतर प्रबल अंतराण्विक बल होता है किंतु सहसंयोजक आबंध दुर्बल होता है। मेरे मित्र आप कहेंगे यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा। प्रबल अंतराण्विक बल की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, दुर्बल अंतराण्विक बल। तो हमारा सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। आप सभी कहेंगे गुरुजी आयोडीन आवश्यक है। रेलवे ने इस पे भी बवाल मचा दिया था, लेकिन मेरे मित्र इस शिफ्ट के यानी कि 27/11 के फर्स्ट शिफ्ट के 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो रेलवे ने खुद इसका आंसर आयोडीन दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे हौच पौच हो गया था, तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का, यहाँ पे पिरायन कहा जा रहा है सर, यहाँ पे विलयन होगा। आपसे सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है।
टिंचर आयोडीन, फिर है एथेनॉल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, नींबू पानी। आप कहेंगे गुरुजी और सब पे तो विचार भी करते, लेकिन यहाँ पे तेल और पानी की बात की जा रही है, तो तेल और पानी सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कभी मिक्स नहीं होगा, ये इमिसिबल लिक्विड है, तो जाहिर सी बात है कि ये विषमांगी विलयन बनेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी CaSO4 हाफ H2O, इसी को हम लोग POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब CaSO4 2H2O है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिप्सम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जिप्सम पढ़ते हैं। और मेरे मित्र CaSO4 5H2O आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। क्या कहिएगा, HNO3 में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। अब 3 गो है तो ये 16 3 48, मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13, और फिर 4 1 5, मतलब 4 1 5 1 6, यानी कि ये 63 हो जाएगा। 8 4 12 1 13, हाथ में आपका 3 यहां, एक बचा, 4 1 5 4 1 5 1 6, यानी कि 63 होगा। ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होगी। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर में होगी वो क्या होगी, तो सर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होगी। और दिए गए ऑप्शन में आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जिंक, एल्युमिनियम और फेरस, इन सभी से टॉप पे कौन होगा, सर मैग्नीशियम होगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जब मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है। 1 मीटर फोकस दूरी, मेरे मित्र ये आपका क्या हो गया, कोई उत्तल दर्पण, इसका ये पोल, इसका ये फोकस, और इसका ये वक्रता केंद्र। अब इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी। मेरे मित्र वक्रता केंद्र ये रहा, और यहां से इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, क्या कहिएगा। गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जाहिर सी बात है R इक्वल टू 2F हो जाएगा। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 1 बोले तो सर जी 2 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या आप सभी याद रखेंगे, R जो है वो PC हमारा R कहलाएगा। और इसी PC को हम लोग मुख अक्ष भी कहते हैं। मुख अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक अदिश राशि है, फिर है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में गमन करती है, यह सीधी रेखाओं के रूप में होता है। क्या कहिएगा कि पहला चीज जो कहा जा रहा है कि यह एक अदिश राशि है, ये तो गलत बात है। और केवल चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है, यह भी गलत बात है। हम लोगों ने पढ़ा है कि चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक के द्वारा मापी जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, नहीं मिले मित्र, यह सदैव क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सरल सा सवाल कि यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण बताइए। तो चूंकि ये वस्तु को ऊपर उठा रहा है तो यहां पे किया गया कार्य किसके बराबर होगा, सर W जो है वो PE के बराबर होगा। या मेरे मित्र इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर W इक्वल टू U हो जाएगा, और U इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, कितना गुरुत्वीय त्वरण आपका 10 है, और कितना मीटर उठाया जा रहा है, सर 2.5 मीटर। तो पॉइंट हटा के आप सभी कहेंगे कि U इक्वल टू हमारा 25 जूल हो जाएगा। और हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण होगा, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। तय की गई कुल पथ लंबाई, आप सभी कहेंगे गुरुजी दूरी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वेग इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, विस्थापन 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 बटा समय लिखते हैं। और यहां पे विस्थापन की चर्चा की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे निश्चित दिशा में सूक्ष्मतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और चाल तो आप सभी समझ रहे होंगे, डिस्टेंस और टाइम का अनुपात। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है। MnO2 प्लस 4HCl, जब यह अभिक्रिया करेगा तो MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड सर H2O और साथ ही साथ क्लोरीन गैस रिलीज होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर, दूसरे ऑप्शन में है MnCl2 प्लस 2H2O और Cl2, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एक आ गया है सर 27/11 का सेकेंड शिफ्ट कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। मेरे मित्र जब मैं आपको डिस्कशन कराता था तो वहां पे ऐसे सवाल आपको लगता था कि गुरुजी ये क्या दे रहे हैं, लेकिन पैटर्न ही यही था, आपको फॉलो करना था। अब यहां पे आप सभी कैसे कई छात्र ऐसे होंगे जिनको याद होगा कि गुरुजी कई बार किए हैं 111 यूनिट। अब जिसको नहीं याद है तो समझ लेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना लेंगे 40 और क्लोरीन हम लोग कितना लेते हैं 35.5। तो क्लोरीन के दो परमाणु है तो 35.5 गुना 2 40 प्लस 70 35.5 है तो 70 एक 71 हो जाएगा और ये 7 4 11 और आप कहेंगे गुरुजी 111 यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णतः विभेदित जीन द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीनों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। मेरे मित्र शरीर पूरे तरीके से खंडित हो गया है और फिर उस खंड से नए जीव प्राप्त हो जाए, आप कहेंगे गुरुजी इसी को तो हम लोग पुनर्जनन कहते हैं, रीजनरेशन। और ये हमें किस में देखने को मिलती है, तो आप सभी कहते हैं प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा जैसे जंतुओं में हमें रीजनरेशन के प्रोसेस से क्या देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। विखंडन आप सभी कहेंगे अमीबा में विखंडन के थ्रू क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। प्लाज्मोडियम में विखंडन के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है। कालाजार के लिए रिस्पॉन्सिबल लेशमीनिया में भी क्या होती है सर, विखंडन के प्रक्रिया के थ्रू ही जनन होती है। मुकुलन तो सर हाइड्रा में जो है वो आपका मुकुलन के थ्रू होता है। और अगर हम लोग खंडन यानी कि सर फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है सर, स्पोर फॉर्मेशन का निर्माण होता है। क्या होता, सॉरी फ्रेगमेंटेशन में भी खंडित करना ही हुआ, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है सर, रीजनरेशन के। फ्रेगमेंटेड पार्ट से सर जो आपका बॉडी होता है प्लांट का उसको डेवलप करना। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। कौन सा हार्मोन विकास, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जो वृद्धि हार्मोन होगा वही विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन आप सभी कहेंगे सर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन लरो या उरो हार्मोन जो कहां से निकलती है, एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को डैश के नाम से जाना जाता है। आप सभी कहेंगे श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समजातीय मतलब एक ही श्रेणी के जो तत्व, एक ही श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। एलोट्रॉप्स आप सभी समझ रहे होंगे, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, आप कहेंगे 3, डायमंड, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स आप कहेंगे गुरुजी ओजोन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। मेरे मित्र यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन को आपको चूज करना है जो सभी के सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल योग्य हैं। पहला है कि कांच की बढ़त, दूध के पैकेट, अंडे के छिलके, केले के छिलके। मेरे मित्र यहां पे कांच नहीं होगा, यहां पे कांच होगा, कांच की बोतल होगी।
कांच की बोतल होगी चिला, कांच की बोतल, दूध के पैकेट, अंडे के छिलके, केले के छिलके। आप कहेंगे कांच की बोतल तो सर स्वतः डिकम्पोजिट नहीं होगी, ठीक है। और दूध के पैकेट प्लास्टिक होता है, नहीं होगा। दवा की बोतल, बोतल यहां भी आ गया तो सर ये भी नहीं होगा। अंडे के छिलके मेरे मित्र ये जित के लिख दिए गए हैं, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, आलू के छिलके, आप कहेंगे सर ये स्वतः विखंडित हो जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा। और यहां पे है बबल पैक, सब्जियों के छिलके, बासी ब्रेड, तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो बबल पैक की बात की जा रही है ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा। तो मेरे मित्र सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, और मेरे मित्र आपतन कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, और साथ ही साथ जो आपका मतलब आपतन कोण का वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि n1 बटा n2 इक्वल टू व्हाट। क्या कहते हो कि गुरुजी स्नेल के नियम से हम सबों को मालूम है कि n21 इक्वल टू हम लोग साइन आई बटा साइन आर लिखते हैं, साइन आई बटा साइन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी n2 बटा सॉरी इसका मतलब ये हुआ n2 बटा n1, n2 बटा n1, ये चीज मैंने आपको बताया है। अब मेरे मित्र यहां पे सवाल करा जा रहा है कि n1 बटा n2, n1 बटा n2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n12, और आप सभी कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हमारा क्या हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपको मॉक टेस्ट वाले सेशन में भी डिस्कस कराया था, और ये आपका कह सकते हो कि एएलपी के शिफ्ट का थोड़ा सा अटपटांग सवाल था, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि स्नेल के नियम के अनुसार n21 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, n1 बटा n2 कह रहा है, तो ये सर n12 हो जाएगा, और ये साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सभी कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताने के लिए हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, जिसमें एक छोटी सी कंपास निडल लगी हुई रहती है। मेरे मित्र यहाँ पे जनित्र की बात की जा रही है और विद्युत मोटर की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो जनित्र है ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर कार्य करेगा। किस पे कार्य करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर कार्य करेगा, राइट हैंड रूल पर। और ये जो मोटर है ये किस पे कार्य करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करेगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। परिनालिका सोलिनॉइड किसको बोलते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी सॉफ्ट लोहे के क्रोड पर तांबे के तार का लपेटा हुआ इस तरह की संरचना क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है, जिसका क्या किया जाता है सर इसी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके बारे में इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। पहला है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति ही गुरुजी हमेशा आकर्षण वाली होती है, तो यहां पे विकर्षण तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। दूसरा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, यह भी बात नहीं होगा। फिर है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल ही सही है कि हम सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है मतलब दूरी घट जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो आकर्षण होता है वह क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी अधिकतम हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं सर जी, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसीलिए इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रख लीजिएगा। अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाएगी,
वॉशिंग सोडा की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी Na2CO3 Na2CO3 10H2O क्या होगा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। तो मेरे मित्र इस सवाल का जवाब आप यहां पे ढूंढिएगा और ये लाइन एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार गौर जरूर फरमा लीजिएगा। कह रहा है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो हरे पौधे की पत्तियां होती है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसका लगभग 1% भाग वो क्या करती है सर, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। मतलब जब हरे पौधे को किसी प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी के द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा हीट के रूप में क्या होता है, ह्रास होता है और कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो उत्पादक है ये सूर्य से जितना ऊर्जा ले रहा है उसका ये केवल 1% ऊर्जा को क्या कर रहा है, तो सर 1% ऊर्जा को ही ये मतलब कह रहे हो आप 1% ऊर्जा को ही ये ग्लूकोज के रूप में बदल रहा है। अब अगर इस उत्पादक को कोई प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता जब खाएगा तो बहुत सारा ऊर्जा का ह्रास होता है, उसके पाचन में, सर विभिन्न जैव कार्यों में ऊष्मा के रूप में अलग अलग तरीके से ऊर्जा का ह्रास होता है अगर इस उत्पादक यानी कि ग्रीन प्लांट्स को प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है तो। और मेरे मित्र खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता जितना खाया, जितना पेड़ पौधा खाया उसका मात्र 10% ही किस में बदला, आप सभी ध्यान में रखेंगे, जैव मात्रा में। और हम ये कह सकते हैं कि मेरे मित्र प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। अब द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा तो मेरे मित्र प्राथमिक उपभोक्ता से इसमें जो ऊर्जा जाएगा वो कितना जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 10%। अब तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाएगा, आप कहेंगे सर इससे जो इसमें ऊर्जा जाएगी वो 10%। तो सूर्य के द्वारा टोटल ऊर्जा का पौधा सर केवल 1% ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है और सर ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे आप कहेंगे 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कह रहा है कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, आप सभी कहेंगे 1% ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माप द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान चाल से गतिमान हो, असमान त्वरण से गतिमान हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो। मेरे मित्र ध्यान रखना यहां पे कहा जा रहा है कि किसी पिंड का औसत वेग, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जब आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ रहे तब जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, u+v/2 होता है। क्या होता है, u+v/2 होता है। और साथ में वहीं पे मैंने आपको नोट भी लिखाया है, क्या आप सभी को लिखाया है कि ये जो समीकरण आप देख रहे हैं v औसत वेग = u+v/2 ये किसके लिए है, तो एक समान रूप से त्वरित वस्तु के लिए है। तो मेरे मित्र सवाल है कि जब किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माप द्वारा दिया जा सकता है, जब पिंड एक समान वेग से गतिमान हो, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक समान चाल से गतिमान हो, नहीं। और समान त्वरण से गतिमान हो, नहीं। एक समान त्वरण से गतिमान हो तब जो हम औसत वेग बताएंगे वो u+v/2 बताएंगे। अब याद रखना एक समान वेग से गतिमान होगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो वेग से वो चल रहा होगा पहले उसी वेग से वो चलते रहेगा, उसमें तो हम प्रारंभिक और अंतिम वेग की बात ही नहीं करेंगे। और एक समान चाल तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब एक समान चाल की बात करेंगे तो औसत चाल बोलेंगे, न कि औसत वेग बोलेंगे। अगला सवाल देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण करता है। सोडियम सल्फेट मेरे मित्र अभिक्रिया कर रहा है Na2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ये BaSO4 बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। तो देख लीजिए कि क्या है ऑप्शन में, BaSO4 और 2NaCl का पीला अवक्षेप, बिल्कुल नहीं। BaSO4 और 2NaCl का श्वेत अवक्षेप, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि जब 1 ओम और 2 ओम वाला प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़ा है तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp इक्वल टू क्या कहोगे, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। मेरे मित्र Rp 1 इंटू 2 बटा 1 प्लस 2, तो पार्श्व क्रम में कुल संयोजन 2 बटा 3, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि विभोज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। सर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके पास वैक्यूल्स का अभाव होता है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभोज्योतक उत्तक पौधे के उसी भाग में पाए जाएंगे जहां सर क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रहा होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र जब विभोज्योतक उत्तक की कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ये किस में बदल जाती है, आप सभी कहते हैं सर अस्थायी उत्तक में बदल जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कनकेव मिरर व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब क्या रहा है कि अवतल दर्पण के केस में कोई समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पे क्या हो रही है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाइट कहां रिफ्लेक्ट होगा। मेरे मित्र ये मान लो कि आपका अवतल दर्पण है और कोई प्रकाश की किरण समांतर है इस तरीके से और ये क्या हो रही है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये सब के सब क्या होंगे, आप सभी कहेंगे कि ये मुख फोकस से कन्वर्ज हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है अपीयर टू कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, नहीं। अपीयर टू कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मेरे मित्र ऊर्ध्वपातन में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ठोस सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में, यहां पे ये द्रव अवस्था में नहीं आता है। विखंडन में क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, यहां पे विखंडन नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए, फ्यूजन का मतलब गलन होना चाहिए था। और आप ध्यान में रखेंगे कि फ्यूजन की प्रक्रिया, फ्यूजन ऑफ आइस या हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, तो फ्यूजन में क्या होता है, आपका ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। ठोसीकरण में कोई द्रव ठोस में बदलता है और डिपोजिशन सब्लिमेशन का उल्टा होता है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, तो आप सभी कहेंगे फ्यूजन यानी कि गलन में एक ठोस जो है वो किस में परिवर्तित होता है, आप कहेंगे द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जा सकता है। विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने तो कई बार बताया है, क्या बताया है चला, कि जो आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मतलब अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु होते हैं यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसको उसके अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसके अयस्क से हम लोग सीधे वैद्युत अपघटन करके निकाल लेते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऊपर में आपको कैटरीना ने कार मांगी, तो आप कहेंगे सर ये जो सोडियम है ये हमको ऊपर में दिखेगा और ये मोस्ट रिएक्टिव है और इसका हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन, वैद्युत अपघटन करके सर इसके अयस्क से हम लोग जो मतलब धातु है को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है। किए गए कार्य का एसआई मात्रक आप कहेंगे जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, न्यूटन किसका मात्रक होगा, आप कहेंगे बल का होगा, मीटर किसका मात्रक होगा, आप कहेंगे सर लंबाई का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का प्रकलन कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि बिलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है और आपको यहां पे द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में इसकी सांद्रता का परिकलन करना है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी परसेंटेज मास इक्वल टू फॉर्मूला हम सबों को मालूम है, क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 होता है। अब यहां पे 250 ग्राम पानी और 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड मिलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि H2O प्लस क्या है? कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो 250 ग्राम आपका क्या है? पानी और कॉपर क्लोराइड कितना है? 25 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन आपका 275 ग्राम हो गया। सॉल्यूट आपका कितना हो गया? तो सर जी 25 ग्राम। मेरे मित्र मास परसेंटेज या परसेंटेज मास कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट 25 बटा 275 गुना 100। इसको आप सॉल्व कर लो, 9.09%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अच्छा आपका 27 नवंबर का ये तीसरा शिफ्ट आ गया है मेरे मित्र। 27 नवंबर के तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। मेरे मित्र बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है या आप कह सकते हो बहुत ही कॉमन सा एक एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा गया है कि जब किसी भी लिखावट पे आप कोई सर मोटा कांच रख देते हो या कांच का स्लैब रख देते हो तो आप क्या परिवर्तन देखते हो? आप कहेंगे कि गुरुजी जो लिखावट है वो हमें ऐसा पता चलता है कि उठ गया है। और ये किसके वजह से पता चलता है? आप सभी कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। आप कहेंगे मुद्रित प्रकाश उठे हुए दिखाई पड़ते हैं और यह प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? मेरे मित्र वस्तु दूरी आपका कितना है? -20 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब दूरी कितना है? -60 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है? आवर्धन। अवतल दर्पण है तो आप सभी कहेंगे आवर्धन के लिए -v/u फॉर्मूला लिखते हैं। m इक्वल टू -60 अब बटा ये माइनस तो रहेगा ही और v कितना है आपका? अच्छा सॉरी v/u, हाँ ठीक है, v आपका 60 सेंटीमीटर, u कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल, 20 या 60। m इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे -3। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहां पे +3 इंडिकेट कर दिया गया है, यहां पे माइनस लगा हुआ होना चाहिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? जल में घुला हुआ लवण, जल में घुला हुआ तेल, जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण, जल में घुली हुई चीनी। आप कहेंगे जल में घुला हुआ तेल। सर ये क्या होगा? विसमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। अलग तरह से व्यवहार करना, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ऊंचाई में वृद्धि, भाव दशा में परिवर्तन, मूड स्विंग। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लैंगिक परिपक्वता का संकेत देने का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअली रूप से मैच्योर होना या रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होना। आप सभी को मालूम है कि जैसे ही यौवनारंभ होती है तो आपके बॉडी में अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो मेरे मित्र प्यूबिक एरिया में हेयर का आना हो, आर्मपिट में हेयर का आना हो। तो आप ये कह सकते हो कुल मिलाकर के लैंगिक परिपक्वता के रूप में ये जो नए बालों का पैटर्न है वो हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए, आप कहेंगे नए बालों में वृद्धि का पैटर्न क्या है? युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है?
अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गन्ना हो, गुलाब हो, अंगूर हो, इन सभी के जो पार्ट होते हैं उसको अगर काट करके आप एक जगह लगा देंगे तो वो क्या होगा सर, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेरे मित्र, गन्ना, गुलाब या अंगूर, इन सभी के खेती के लिए जो उपयोग की जाती है जनन की तरीका, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग वनस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। रीजनरेशन आप कहेंगे सर प्लेनेरिया में होता है। स्पोर फॉर्मेशन तो आप सभी कहेंगे बीजाणु के थ्रू इसमें जनन की प्रक्रिया होगी। और फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन तो आप सभी कहेंगे खंडित होने के बाद भी उसका मतलब नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाना फ्रेगमेंटेशन के रूप में जनन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्व परमाणु के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? जब भी करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जो व्यंजक चूर्ण है इसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम लोग साबुन के निर्माण में करते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। धवन सोडा का इस्तेमाल आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है तो CaO जब H2O के साथ अभिक्रिया करती है तब यहां पे आपको सर सिंगल प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में आपका हीट भी रिलीज होता है। क्या होता है? हीट भी रिलीज होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिफल बन रहा है, इसलिए मेरे मित्र ये किस रिएक्शन का उदाहरण होगा? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण होगा। बाद बाकी विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन अभिक्रिया हमें नहीं लगता है कि आपको इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, पहला है कि चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता। दूसरा है कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरा है चालक की मोटाई पर निर्भर करता है और चौथा है चालक की आकृति पर निर्भर करता है। आप क्या कहते हो कि गुरुजी किसी भी धारावाही चालक तार से जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसको हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता करते हैं। और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही तार को इस तरह से पकड़े कि अंगूठा धारा के दिशा को बता रहा हो तो बाकी जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और हमने पढ़ा है कि सीधी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साथ ही साथ किसी लूप में, किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? तो सर दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, दोनों की जो सर रूप होती है वो अलग अलग होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो धारावाही चालक होता है उसके आकार में परिवर्तन होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आकार में। तो कह रहा है कि चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता, ये तो गलत है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत। मोटाई पर नहीं, चालक की आकृति पर निर्भर करता है कि सर सीधा है या गोलाकार है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? वृक्क, तंत्रिका तंत्र, रक्तचाप, हृदय। क्या कहिएगा कि गुरुजी हमारे बॉडी में कुछ भी चीजें होती है उसका सीधा सा कनेक्शन तंत्रिका तंत्र से होता है, क्योंकि संवेदनाएं हमें फील होगी और फिर हमारा ब्रेन उस पर एक्शन लेगा। तो यूरिन आप दाब करके रखते हो ये किसके वजह से? तो सर तंत्रिका तंत्र की वजह से। किसके वजह से? तंत्रिका तंत्र की वजह से। और ध्यान में रखेंगे ये तंत्रिका तंत्र का ही कमाल होता है कि जब असुरक्षित जगह पे होते हैं तो उस समय जो यूरिन है वो कंट्रोल भी हो जाता है, अदरवाइज क्या होगा? तो आप सभी समझ पा रहे होंगे। किडनी आप कहेंगे सर ये उत्सर्जी तंत्र है। हृदय ब्लड को पंप करता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो धमनियों में ब्लड का दाब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? आप सभी कहेंगे गुरुजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है। पिंड की घूर्णीय स्थितिज ऊर्जा आप कहेंगे गुरुजी इसी सेशन में आपने डिस्कस करा है, ये हो जाएगा mgh और किसके बराबर होगा? आप कहेंगे u के बराबर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगी? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठोस पदार्थ का आकार समान रहेगा, ठोस पदार्थ पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। आप कहेंगे सीधा सर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसी सेशन में मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपने सतह में तैरते रहते हैं, या आप कह सकते हो मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही मेरे मित्र आप किसी भी पदार्थ को और हीट दोगे तो उसकी जो कणों की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे बढ़ जाएगी। तो सीधा सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं? नहीं सर। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, यह भी बात गलत है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं, यह भी बात गलत है। सही केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि परमाणु विद्युत उदासीन होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि जितना परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इसमें प्रोटॉन भी होता है। और परमाणु की उदासीनता की व्याख्या सबसे पहले किसने करा था? आप सभी याद रखेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने करा था। किसने करा था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने करा था। परमाणु आयन में तब बदलता है जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? लॉस या गेन किया जाता है। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहां होती है जहां 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है? आप सभी कहेंगे कि ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पार्विक एसिड में विखंडन कोशिका द्रव में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में पाइरुवेट का विखंडन होता है। और मेरे मित्र केंद्रक आप कहेंगे कोशिका का नियंत्रण करता है। और गोल्जी बॉडी आप सभी कहेंगे सर ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहलाता है। अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? मेरे भाई आप सभी याद रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 की अभिक्रिया जब CO2 के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और आपका H2O बनता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी ग्रंथि एड्रेनालिन स्रावित करती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड होगी वो क्या करेगी? एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लरो या उरो हार्मोन बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? सर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या आप कह सकते हो मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है, जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहेंगे गुरुजी ऐसे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम सभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कहेंगे? 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है। विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते हैं और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। फिर है क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मेरे मित्र सवाल है कि पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी आपने ही डिस्कस करा है कि पादप के शरीर में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होती है जो मृत होती है, और साथ ही साथ पादपों में सर गति नहीं होती है, इसलिए सर इसे कम मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में 26 और 27 नवंबर के जो सभी सवाल थे वो पूरी तरीके से डिस्कस हो गया है आपके ओरिजिनल आंसर के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चेला जी कि आपने इसको कितना बार पढ़ा है, बस एग्जाम दृष्टिकोण से आप इसको एक बार देख भी ले रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप ही सिकंदर हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप सभी ने इसको कई बार पढ़ा होगा, कई जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन जो अभी समय चल रहा है इसमें जो आपने पढ़ा है वो माइंड में भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास कम समय भी है तो पीडीएफ भी जरूर देख करके जाइएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। और चला एग्जाम में 2-4 नंबर मायने रखते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब आपका 28 और 29 बच गया है। 28 और 29 नवंबर के क्वेश्चंस वो भी आपका एक ही वीडियो में कंपाइल होकर के आ जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।